गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीटेट 2018 पेपर फर्स्ट 1 to 5 का। और 1 to 5 में हम लोगों ने सीडीपी सॉल्व कर ली है। और अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो पहले वो सेशन देखें। और हालांकि वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ एक्चुअली पढ़ाने वाले को नहीं टेंशन होती है, ये दिक्कत होती है कि बच्चा ये ना सोचे कि ये जो बड़ा है सेशन और इसको बड़ा देख कर ही ना देखें। तो बेसिकली आप उसे देखें और उससे आपकी थिंकिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप क्लासेस देखेंगे तो यानी प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड, तो यहाँ पर जल्दी आप इजीली कनेक्ट करने लगेंगे और वो छोटे सेशंस होंगे जो है। और पहली क्लास बड़ी होने का तात्पर्य यही है कि पहली क्लास में आप देखते हैं प्रीवियस ईयर की कोई भी पहली क्लास सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें यानी पहली क्लास में सारे कॉन्सेप्ट, सारी थिंकिंग कि कैसे सोचना है, तो वो चीज़ डिस्कस करते हुए थोड़ा जो है लॉन्ग हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे मैथ की, और बहुत कम टाइम पीरियड में। मैथ में इसमें भी आप जानते हैं कि 15 नंबर पेडागॉजी और 15 नंबर सॉल्यूशन यानी जो क्वेश्चन बेस्ड जाते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करना है ये मैथ की पेडागॉजी विद और जो भी क्वेश्चंस हैं। तो 2018 पेपर फर्स्ट, और जो भी आपके मित्र, जो भी कोई कनेक्ट होना चाहता है, जिसे भी आप हेल्प करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को जो है लिंक शेयर कर दें और कनेक्ट करें, शेयर कर दें इसको। आइए डिस्कस करते हैं मैथ की जो है मैथ के बारे में। तो यहाँ पर मैथ 2018 का पेपर फर्स्ट, तो पहला क्वेश्चन है अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। यानी यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, और इसको भी हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन इजीली दिखता रहता है और आप खुद से आपकी थिंकिंग काम करती है बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, यानी एक अशिक्षित इलिटरेट शॉपकीपर है। अब वो जो गणित यूज़ करता है एक अशिक्षित दुकानदार, तो वो गणित आपके लिए उपयोगी है कि नहीं। यानी अब आपको सोचना है कि इलिटरेट दुकानदार जो है, जो गणित यूज़ कर रहा है अपनी शॉपकीपर के लिए, तो आप एकदम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, इस चीज़ को भी नहीं कह सकते। यानी हालांकि कुछ चीज़ों में आप उसकी गणित का यूज़ कर सकते हैं, ये जो एक इलिटरेट दुकानदार कर रहा है। इसके अलावा वह सभी गणितीय समस्याओं के लिए उपयोगी हो जाता है, ये भी नहीं है कि वो सभी गणितीय समस्याओं को हल कर दें, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल उपयोगी ना हो। तो दो सेंटेंस आपने ऐसे काट दिए। फिर तीसरा पढ़ा कि इसमें अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। तो यानी आप देखते हैं कि जो कैलकुलेशन एज अ दुकानदार, तो उसमें आप देखते हैं एक एक पैसे का बराबर हिसाब किताब होता है, तो अस्पष्टता भी नहीं होती है, या शुद्धता कहते हैं कम होती है, ये भी नहीं होता है। इसके अलावा यानी अब केवल एक ऑप्शन आपके पास बचा कि जो अशिक्षित दुकानदार है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो गणित है उसमें कुछ समस्याएं आती हैं, तो उससे संबंधित समस्याओं को हल करने पर वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। और जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पढ़े आप सीटेट के सॉल्व करते हुए, शिक्षकों द्वारा चर्चा हो जाए, बालकों की चर्चा कराई जाए, अवसर प्रदान किए जाएँ, एक दूसरे को अपने बात रखने का अवसर दिया जाए, तो वो आपको तुरंत जो है सही जो है टैग वर्ड करना है, सही आंसर में टिक करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? थर्ड। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एक शिक्षक को गणित शिक्षा में, यानी अगर मैथ जो है जिनके पास मैथ नहीं है 12th की, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो भी 15 नंबर की ये पेडागॉजी जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। अब बच्चे हैं अलग अलग वैरायटी के हैं, और आप जानते हैं सीडीपी में पढ़ते हैं कि हर बच्चा विशिष्ट है, सबका अलग अलग स्तर है। तो बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभाला जा सकता है? पहला ऑप्शन जैसे आप पढ़ेंगे, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रख करके जो है संभाला जा सकता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आप पढ़ेंगे, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रख करके, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो हमेशा यानी अलग अलग क्षमता के बच्चे हैं तो एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रख के, इससे ज़्यादा सही आंसर ये है कि अलग अलग क्षमता। बात क्वेश्चन में किस चीज़ की गई थी? विषम समूह को, विषम समूह जिसके पास अलग अलग कैपेसिटी है, हर बच्चे के पास अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रख करके उन्हें एक दूसरे के साथ सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। और जहाँ से ही अवसर आ जाए या सीखने की बात यानी अवसर देने की सेंटेंस समझ में आए, वो पॉजिटिव आप तुरंत टैग वर्ड करें। इसके बाद देखेंगे तीसरा ऑप्शन जैसे ही कहा कि कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वालों को जो है जटिल प्रश्न दे दें। तो ऐसा आप नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, जो भी अलग अलग क्षमता के बच्चे हैं उनको एक साथ रख करके, और आप यहाँ पे पीयर लर्निंग कराई जाएगी, एक दूसरे से बच्चे सीखें। ठीक है, जैसे ही आपको आंसर मिल गया आप मार्क आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन
तो नेक्स्ट आप देखेंगे चौथा ऑप्शन इसलिए काटा आपने कि एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रख करके उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देना। तो यानी हर बच्चे को यहाँ पर आप देखते हैं एक क्लास में हर बच्चे को अलग अलग वर्क नहीं दिया जाता, बल्कि जो अलग अलग क्षमता के बच्चे हैं लेकिन वर्क उनको एक साथ सामूहिक रखकर ही पढ़ाया जाता है और वो एक दूसरे से सीखें, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 33 का क्वेश्चन है गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। तो गणित में सीखने के प्रतिफल यानी बच्चा कैसे सीख रहा है, उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जा सके, इसलिए, या फिर बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। यानी जो है क्वेश्चन है कि गणित में सीखना जो है, सीखने के प्रतिफल, गणित में जो भी रिजल्ट आ रहा उसका, तो उसको विकसित करना है, इसलिए विकसित किया जा रहा है गणित को, जिससे कि उन बच्चे जो हैं जो भी कक्षावार दक्षता हासिल कर रहे हैं, कक्षावार दक्षता हासिल कर रहे हैं और कौशल को उसको परिभाषित किया जाए इसलिए। या फिर वर्ष की अंत की परीक्षाओं, तो परीक्षाओं के लिए आपको नहीं पढ़ाना है। फिर गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं। तो आप देखते हैं कि हर चीज़ के लिए बच्चों को यानी अच्छा प्रतिफल दे सकें सीखने के प्रतिफल के लिए, तो आप उनको हर चीज़ में छोटी विधियां तो नहीं अपनाई जा सकती, जिसका जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वही अपनाया जाएगा हर सवाल में। और यहाँ पर आप देखेंगे पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरे में जैसे ही देखा कि गणित में सीखने का प्रतिफल और इसलिए विकसित किए गए हैं, क्यों विकसित किए गए हैं सीखने के प्रतिफल। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जा सके, यानी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आए सर्वे में, तो यानी सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की उपलब्धि हो सर्वेक्षणों में, तो इसके लिए आप नहीं पढ़ा रहे हैं, वो परीक्षा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप बचा के आपके पास ऑप्शन की जो बच्चे हैं, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली जो कक्षावार दक्षता है और एक तरह से यानी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन स्किल्स जो है, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाए, उनके कौशल को डेवलप किया जाए, टेक्निक्स जो हैं, तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित करने के लिए। तो 33 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। तो गतिविधि क्या है क्लासरूम में, एक्टिविटी आपको छांटना है। अब बच्चे कोई भी कविता के रूप में गिनती का वाचन कर रहे हैं, यानी 1 2 3 वो गा करके पढ़ रहे हैं और इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है, ये छांटना है। या फिर बच्चे द्वारा सैंपल से नकल करना, इसमें एक्टिविटी हो रही है। या बच्चों द्वारा अन्वेषण में लगना, यानी बच्चों का अन्वेषण में लगना, किसी खोज में लग रहे हैं, इसमें एक्टिविटी हो रही है। या फिर चौथा, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। तो यहाँ पर जैसे ही गणित की कक्षा है और आपको यानी यहाँ पर सॉल्व करते हुए क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 1 to 5 लेवल वाला, यानी 1 to 5 सीटेड का। और इसके अलावा यानी आपकी थिंकिंग 1 से 5 तक के 5 जो है क्लास के बच्चों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। दूसरा, पेपर कौन सा आप सॉल्व कर रहे हैं, गणित का, तो थिंकिंग भी गणित वाली चलनी चाहिए। 2 चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो 2 चीज़ यानी आप गणित का पेपर सॉल्व करना है, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा गणित के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो रहा, इसीलिए गणित की ये CDP है, यानी एक तरह से गणित की पेडागोजी। तो इन चारों में से गणित को प्रायोरिटी कौन सा दे रहा है, जिसमें एक्टिविटी भी हो और गणित का भी सेंस हो। तो यहाँ पर एक्टिविटी में आप सोचते हैं कि सैंपल से नकल करना, यहाँ पर बच्चा जो है एक्टिविटी में मोस्टली जो है करके सीखने पर जोर दिया जाता है। और करके सीखने पर जब बच्चे गा करके सीख रहे हैं, वो भी गिनती यानी मैथ की बात हो गई, तो मैथ को भी प्रायोरिटी दे दी और एक्टिविटी भी हो रही, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 34 का 1 ऑप्शन। यानी कह सकते हैं कि जो बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, इसमें एक्टिविटी भी हो गई और गणित का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो गणित भी आ गई इसमें गिनती के बारे में, तो ये चीज़ यहाँ पर सही हो जाएगी। और जैसे साइंस वगैरह का सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें खोज अन्वेषण जैसे या बाहरी परिवेश से पर्यावरण से कुछ भी रिलेट करके। लेकिन मैथ का यहाँ पर जो है गिनती वगैरह यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो मैथ के पेपर में मैथ को प्रायोरिटी देकर चलना है, मैथ की अकॉर्डिंग थिंकिंग होनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में मैं बड़ा कर देती हूँ, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या की अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, तुरंत आपने राउंड मार्क किया। तो बच्चों के बीच गिनती सिखाना है, गिनती के कौशल को विकसित करना है, इसमें से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक नहीं है क्या क्या, आपके पास ऑप्शन है क्रमबद्धता,
संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, एक एक संगतता। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन में मान लिया जो है ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब फिर उसके बाद मैंने पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड्स मैंने बोला कि वहाँ पर जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आपको ये जो टैग वर्ड्स हैं वो हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो गिनती के कौशल को विकसित करना है, बच्चों को गिनतियाँ सिखाना है अच्छे से, तो कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। अब नहीं जैसे ही आपने राउंड मार्क किया तो सबसे गलत सेंटेंस आपको पकड़ना है। और आप जानते हैं कि गलत सेंटेंस में नेगेटिव टैग वर्ड्स में कि बच्चों को पढ़ना या एक तरह से रटना, कंठस्थ कराना, याद कराना नहीं होता है। तो आप बच्चों से क्या नहीं कराएंगे, तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना आना चाहिए। तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये आवश्यक नहीं है जो है कौशल विकसित करने के लिए, गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए। समूह बनाएंगे, आपस में समूह में सीखेंगे, एक एक संगतता, क्रमबद्धता होगी। लेकिन संख्या नाम कि केवल संख्या का नाम जानते हो कि इसको ये कहते हैं 34 क्या है, 45 क्या, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना आना चाहिए। तो ये खाली पढ़ने से जो है उनका जो है एक तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जो गिनती है उसका पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे से यह प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है। अब क्षेत्रफल में उसने क्या कहा, क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी आपने किसी बच्चे से पूछा कि क्षेत्रफल का सूत्र बताएं, तो उसने कहा लंबाई और चौड़ाई। अब आप इस अवधारणा से क्या अर्थ लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या पता है, तो बच्चे से आप इससे ये अवधारणा से ये पता लगा सकते हैं कि इसने आयत का क्षेत्रफल बताया। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। घनाभ या घन के क्षेत्रफल में आप देखेंगे अलग सूत्र होता है कि यानी घन के लिए। तो इसने सबको क्या किया, इससे सिर्फ क्षेत्रफल पूछा गया, स्पेसिफिक नहीं पूछा गया था कि घन का क्या है, वर्ग क्या है। इसने संपूर्ण को बस ये बता दिया क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे कि बच्चे की समझ के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है। तो ऑप्शन आपने देखा कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। तो यानी उससे सिर्फ क्षेत्रफल पूछा गया और उसने कैटेगराइज नहीं किया, उसने सबके लिए लंबाई इंटू चौड़ाई बता दिया क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप पढ़ें, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो आप जानते हैं कि हर जगह यानी क्षेत्रफल जो है अलग अलग सूत्र है, तो खाली लंबाई गुणित चौड़ाई नहीं होगा, यानी सही भी नहीं है ये सेंटेंस। तो सही नहीं है तो इसको आपने तुरंत क्या किया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑप्शन आपने पढ़ा, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। तो उलझन में भी नहीं है, उसने बताया क्षेत्रफल लगभग सही है, लेकिन उसने कैटेगराइज नहीं किया, उसको ये नहीं पता है कि जो है आयत का क्षेत्रफल जो है वो सब जगह क्षेत्रफल के लिए यही सूत्र काम नहीं करेगा। तो इसको उलझन में नहीं है, परिमाप की कोई बात नहीं आई। फिर चौथा है, बच्चे के क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं, जानकारी है इसे तभी उसने लंबाई और चौड़ाई बताई, यानी जानकारी ये भी क्रॉस हो जाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे से लंबाई गुणित चौड़ाई पूछा गया था, लेकिन उसने ये नहीं विचार किया कि कोई बंद चीज है, यानी एज लाइक घनाभ या घन, उसके लिए क्षेत्रफल जो है अलग होगा और आयत के लिए क्षेत्रफल अलग है, वर्ग के लिए क्षेत्रफल अलग है। तो उसने सबको कंपैरिजन सिर्फ आयत के क्षेत्रफल से कर दिया। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर जो है ये अवधारणा आप बच्चे के बारे में कह सकते हैं कि बच्चे ने क्या सोचा, जो भी बंद चीज़ें हैं, बंद आकार के क्षेत्रफल में सामान्य विचार को ही उसने अप्रोप्रिएट कर दिया, उपयोग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब गणित जो है, गणित यानी आपकी थिंकिंग गणित के लिए, तो गणित के लिए आप क्या सोचेंगे, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। जहाँ पे भी ऐसा सेंटेंस आए, इवन यहाँ पे तो गणित के बारे में बात हो रही, लेकिन जहाँ पे भी आपको संस्कृत, हिंदी, जहाँ पे भी पेडागोजी में ऐसा सेंटेंस आए कि लड़कियाँ जो है वो गणित में कमजोर होती, ये क्या दर्शा रहा, ये एक तरह से जो है, यानी अगर ये कहा जाए कि आमतौर पर लड़कियां जो है कमजोर होती है गणित की, तो ये मिथ है, यानी ये एक तरह से लैंगिक जो है भेदभाव को दर्शाया जा रहा है, पूर्व धारणा को। लेकिन यहाँ पर आप लैंगिक पूर्व धारणा बहुत जगह पढ़ते होंगे, लेकिन एक जगह आप पढ़ेंगे जैसे कि कई क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आप मिथ भी पढ़ेंगे कि ये मिथ है, ये गलत है कि जो है कमजोर होती हैं लड़कियाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके पास पहला ऑप्शन तो आपने ऐसे ही क्रॉस कर दिया कि आमतौर पर लड़कियां जो है वो गणित में कमजोर होती है, ये गलत है। हर कोई गणित सीख सकता है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है। केवल जो है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, और गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय। आपने अगर जैसे ही कह दिया गणित की कठिन विषय है, तो सीखने वाला तो वैसे भी नहीं सीख पाएगा, वो ऐसे ही डर जाएगा। तो ये चीज़ गलत है, यानी आपको बच्चे को डरा के नहीं रखना है एज अ टीचर। फिर
फिर कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, लेकिन ये जो गणित है वो बिल्कुल इजीली सीखा जा सकता है, हर कोई गणित सीख सकता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ गलत हो जाएगी। आपको गणित के बारे में थिंकिंग क्या रखनी है, क्या समझाना है बच्चों को, तो यानी कह सकते हैं कि जो गणित है वो हर कोई सीख सकता है। तो गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, ये कथन सत्य है कि जो गणित है वो हर कोई गणित सीख सकता है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक जो है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींच दिया गया। अब समकोण वाले 4 त्रिभुज टीचर ने खींच दिए और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा। अब उपयुक्त जो है परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। चूंकि शिक्षक ने सिर्फ ये नहीं बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय के लिए उन्होंने सूत्र नहीं बता दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अगर टीचर जो है कहीं पर भी वो सूत्र मेंशन कर देता, यानी पहले ही पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए वो डायरेक्ट सूत्र बता देता, तो ये निगमन विधि हो जाती। निगमन कहते हैं जैसे कि सूत्र से यानी सूत्र पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्व किया जाएगा, जो है क्वेश्चन सूत्र के बेस पे कराए जाएंगे। लेकिन आगमन विधि क्या होगी, उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, उदाहरण के माध्यम से आपको सूत्र तक ले जाया जाएगा। तो टीचर ने क्या किया, उदाहरण के माध्यम से उन्होंने 4 त्रिभुज दे दिए ताकि बच्चे अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएं आंसर, और इसको कह सकते हैं 4 ऑप्शन यानी 4 जो है उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। अब 4 उदाहरण से अब वो सूत्र की तरफ ले जाएंगे। तो ये कौन सी विधि हुई, ये विधि हुई आगमन विधि। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे 1 to 5 जब पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं 1 to 5, तो यहाँ प्रियोरिटी किस चीज़ को दी जाएगी, मैथ में प्रियोरिटी जो है वो आगमन विधि को दी जाएगी, आप याद रखें। तो यहाँ पर और टीचर ने भी क्या किया, 4 ऑप्शन दे दिए, तो 4 यानी 4 उदाहरण दे दिए और उदाहरण से वो सूत्र की ओर ले जा रहा। तो आगमन विधि हो गई 4th ऑप्शन। ना कि ये निगमन है, ना ही व्याख्यान है, ना ही प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि साइंस का पेपर जब सॉल्व करेंगे आप प्रयोगशाला विधि यूज़ करेंगे। आगमन विधि यहाँ पर 1 to 5 मैथ के लिए आगमन विधि जो है मोस्टली यूज़ की जाती है, उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है। व्याख्यान विधि जो है बड़ी क्लासेस में यूज़ की जाती है, लेक्चर प्रोसेस। और उसके बाद जो है निगमन विधि, जब सूत्र बता दिया जाए और सूत्र के माध्यम से जो है क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए तो उसको कहते हैं निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। तो नहीं है पहले आपने आउटलाइन किया, तो संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। तो संकल्पना मानचित्र यानी जो आपके अंदर या माइंड में कोई संकल्पना बनाई है आपने, उसके लिए उस संकल्पना मानचित्र के लिए क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो केवल शिक्षक द्वारा, ये चीज़ गलत हो गई। संकल्पना कोई भी बना सकता है, बच्चे, शिक्षक, कोई भी। तो केवल शिक्षक द्वारा, ये चीज़ तुरंत केवल मात्र सिर्फ आपने केवल राउंड किया, ये चीज़ गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होता है, यानी संकल्पना मानचित्र जो है वो प्रकृति में जो है पदानुक्रमित होता है। यहाँ पर आपको छांटना क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन है सत्य नहीं है, तो जैसे ही सत्य नहीं आपने छांटा कि नहीं वाला चाहिए और आपने देखा, यानी यहाँ पर आप देखें टैग वर्ड्स कितना काम किया यहाँ पर कि जैसे ही आपने देखा कि केवल शिक्षकों द्वारा, ये चीज़ गलत है और गलत ही छांटना था, सत्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या चीज़ कि संकल्पना मानचित्र के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं, केवल शिक्षकों द्वारा। अगर केवल ना लगा होता, केवल सिर्फ मात्र लग जाता, वो निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव ही आपको छांटना था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3 + 4 + 5 यानी 4/5 और 2/3, इसका एडिशन करना है। इजीली, बहुत इजी है। और 1 to 5 में आपको इतने इजी क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी जिसके पास मैथ हो ना हो वो भी सॉल्व कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 3 का एलसीएम लिया, 15 आया, और 3 5 15 यानी 5 दूनी 10, और उसके बाद 5 3 15 और 4 3 12, यानी यहाँ पर आपने इसका मल्टीपल करा दिया और यहाँ पर आपने इसका मल्टीपल करा दिया, इसका एलसीएम ले लिया था। तो 10 और 12, 12 10 22, 22/15। अब 22/15 को क्या लिख सकते हैं, 22/15। तो 15 एकम 15, 7 22 और बटे 15, यानी एक सही 7/15। और बहुत इजी से इजी क्वेश्चन, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो आपको ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ समांतर चतुर्भुज दे दिए गए, समचतुर्भुज का फिगर हो गया। तो कौन सा कथन ठीक नहीं है, इसमें सेंटेंस देखना है आपको। तो पहला ऑप्शन है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। दूसरा,
इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, और तीसरा इनमें से 2 आयत हैं, चौथा सभी समांतर चतुर्भुज हैं। तो जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़े कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं और इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल गया कि इन दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है या फिर सभी समांतर चतुर्भुज हैं, यानी पहले और चौथे में से एक ही बात सही हो सकती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर हों और विकर्ण जो है वो 90 अंश पर काटते हों। तो एक तरह से आप ये देख पा रहे हैं पतंगाकार आकृति, ये समचतुर्भुज, और इसके अलावा जो है एक वर्ग जो है वो समचतुर्भुज हो सकता है। तो 2 समचतुर्भुज ओके, सही है ये बात। फिर इसके अलावा इनमें से 2 आयत हैं, तो एक वर्ग जो है वो एक आयत हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक आयत, तो ये स्पेसिफिक आपको दिख रहा है। इसके अलावा एक वर्ग जो है वो आयत हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें से 2 आयत हैं, 2 समचतुर्भुज हैं, ये दोनों सही हो गए। फिर सभी समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है एक युग्म जो है वो बराबर और समांतर होना चाहिए। तो एक युग्म बराबर और समांतर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक युग्म ये बराबर और समांतर हो जाएगा, इसमें भी ये चीज़ कंडीशन फॉलो हो जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। तो सभी समांतर चतुर्भुज हैं, हाँ सभी समांतर चतुर्भुज। यानी एक तरह से हम यहाँ पर इस सेंटेंस से ये भी आप 2-3 वर्ड ये कनेक्ट कर सकते हैं, एक वर्ग एक आयत जो है वो एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो यानी वर्ग भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समांतर और आयत भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो यहाँ पर चारों जो है एक समांतर चतुर्भुज को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो यानी जिनकी मैथमेटिक्स नहीं है वो इस सेंटेंस को इजीली आप समझ लें कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 11,000 तो आप ऐसे लिख लें इजीली 11,000, फिर 1100 तो 1100 को आप ऐसे लिखेंगे 1111, तो इसको ऐसे अब ऐड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और ये 12,111। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 12,111, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन में ए और बिंदु के बीच जो संख्याएं हैं वो कितनी डिस्टेंस को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसको 2 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। यानी अगर आप 3900 से 39,000 से 25,000 को घटा दें और 39,000 से 25,000 को घटा दें और इनके बीच कितने डिस्टेंस का फ़र्क है, यानी आप इनके ये जो है इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको, बिंदुओं के बीच जो डिस्टेंस है उन खानों को गिन लें। तो एक खाना 2 3, ये हुआ 4 5 6 और ये 7, यानी 7 बराबर जो है 7 खाना, यानी 7 जो डिस्टेंस है बिंदुओं के बीच की, तो किसके बराबर है 7 की जो डिफरेंस है। तो 39 में 25 घटा दें, 39 में जैसे ही 25 घटाया 9 में 5 गए 4 और 3 में 2 गए 1, यानी 7 बराबर है 14,000 के, यानी 7 दूनी 14। तो यानी एक तरह से कह दें 2,000 के बराबर। अब 2,000 के एक खाना है 2,000 के बराबर, तो ए और बी के बीच कितने जो है खानों का फ़र्क है। तो ए और बी के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 खानों का फ़र्क, और एक खाना था 2,000 के बराबर। तो 11 खाना यानी 11 दूना 22,000। तो आंसर क्या हो जाएगा 22,000 इकाई का, यानी दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए और बी के बीच 11 खानों का फ़र्क और एक खाना 2,000 के बराबर, यानी 22,000 हो जाएगा। या फिर कर सकते थे आप कर सकते थे जो है इस 39,000 और 61,000, तो 61,000 में से 39,000 घटा लें और आएगा जो है 61,000 में से 39,000 घटाएंगे तो जैसे 22,000 आ गया। तो कितने खानों के बराबर है, अगर ये खाने बराबर हैं किसके, ए और बी के बीच खानों के, तो अगर आप इन दोनों को गिनेंगे तो ए और बी के बीच 11 खाने हैं और 39,000 से 61,000 इनके बीच भी 11 खाने, दोनों के बराबर 11 खाने हैं। तो यानी दोनों के अंतर के बराबर ही आंसर हो जाएगा। 61,000 में 39,000 घटाएं 22,000 और यही आंसर आपका हो जाएगा। तो 2 मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा डाउट हो तो उसको पॉज करके दोबारा पीछे जा करके देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। मैथ वालों के लिए तो बिल्कुल ईजी है, जो बायो बच्चे हैं उनके लिए है स्पेशली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन है 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी, तो इसको जैसे ही आप सही बटे का देखें तो आप तुरंत क्या करें, यानी एक जो है भिन्न में चेंज कर लें। 4 3 12 + 1 यानी 13/4 है। अब 13/4 किलोग्राम चीनी आपके पास है और इसके पैकेट बनाने टोटल चीनी आपके पास कितनी है 13/4 किलोग्राम, और
16 किलोग्राम चीनी का पैकेट बनाना है, यानी जो पैकेट है इस चीनी से कई सारे पैकेट्स बनाए जाएंगे। अब कई सारे पैकेट्स में उन पैकेट में जो चीनी है वो कम है, कितनी है 1/16 है। अब 1/16 का अगर भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितने पैकेट बनेंगे, कितने पैकेट बनेंगे। तो 13/4 टोटल है, 13/4 यानी इसको तुरंत भिन्न में चेंज करें और 1/16 से जैसे ही भाग दिया तो ये आ जाएगा कि कितने पैकेट टोटल बनेंगे, कितने पैकेट। एक पैकेट के से भाग दे दें कि एक पैकेट में कितनी चीनी आ रही है और टोटल चीनी कितनी है, तो आप भाग दे दें। तो ऐसी जैसे ही यानी 4 में आपको भिन्न टूटे तो आपका मल्टीपल कैसे चलता है, यानी 13/4 और बटे है 1/16, तो यहाँ पर इसका मल्टीपल करा दिया जाता है, इसका मल्टीपल करा दिया जाता है। यानी इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 13 × 16 बटे 1 × 4, यानी 4 से काट दिया, 4 चौक 16। अब 13 × 4 मतलब 13 चौक 52, तो यानी 52 आंसर क्या हो जाएगा, 52 ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। कि कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से, तो 52 पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश ने 18:40 बजे जो है 18:40 यानी 6:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे अपनी यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया गया। तो जो भी मैथ से बच्चे नहीं हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है मोस्टली मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर जो है समाप्त की जाती है। तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लेगा, तो आपको घटाना कैसे है, यात्रा समाप्त हो रही है 22:20 पर और चली कितने से थी 18:40 पर। अब इन दोनों को घटा दें आप, यानी बाद वाले समय से पहले वाला समय घटा दें तो जो बीच की यात्रा करने में समय लगा होगा वो निकल आएगा। अब इसको घटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये 20 मिनट है, ये क्या है 20 मिनट है। अब 20 मिनट को घंटे में पहले, यानी अब इधर से जब यानी यहाँ से 1 घंटा लें आप तो 60 मिनट आएंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है 22:20 से आपको घटाना क्या है, 22:20 से आपको घटाना है 18:40। तो आप कैसे घटाएंगे, तो इस 20 मिनट के लिए 1 घंटा इधर से आप लेंगे, 1 घंटा मतलब 60 मिनट लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 21 बजकर के यानी 60 इसमें ले लिया तो 60 और 20 80, तो 21 बजकर जो है 80 मिनट यहाँ पर लिख लें। और दूसरा क्या था 18:40। अब आप इजीली घटा पाएंगे, यानी 80 में से 40 घटाए 40 और 21 में 18 घटाए 3, तो 3:40 है, यानी 3 घंटे 40 मिनट में इनके बीच की यात्रा जो है कंप्लीट हुई है। तो आप इसको इजीली समझ पाए होंगे, यानी इधर 20 था, मिनट और घंटे से जब घंटे वाला जो है वो मिनट में लाएं तो 60 मिनट लेकर आएंगे। तो 1 घंटा इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर 60 मिनट आएंगे और 20 मिनट पहले से थे तो इधर 80 मिनट हो जाएंगे, 80 में से 40 घटा दिया, ठीक है। तो 3 घंटे 40 मिनट समय लगा, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ml और 300 ml वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml के आयतन की एक बाल्टी भरनी है और 200 ml और 300 ml के बर्तनों का द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों का कौन सा प्रयोग जो है वो सही नहीं है। तो यानी इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं आप इसको पॉज करें और सॉल्व कर लें, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यानी आपको बर्तन दे दिया गया, एक बर्तन है 200 ml का और एक बर्तन दे दिया गया 300 ml का बर्तन दे दिया गया। आपको एक बाल्टी पूरी फुल करनी है 2000 ml की। तो अब आपको कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन, आप तुरंत ऑप्शन से पकड़े, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बर्तन से 200 ml, एक बर्तन से 300 ml भरना है और भरना भी है कितना, तो 2000 ml भर जाना है। तो जैसे ही आपने फर्स्ट ऑप्शन उठाया तो फर्स्ट को 200 ml अगर 4 जो है, यानी अगर ये जो बर्तन है एक बार में 4 जो है 4 इसकी कैपेसिटी जो है वो 4 है, तो 4 दूनी 8 यानी 800, तो आपने इससे भर दिया 800 लीटर या जो बर्तन है तो 800 ml भरना है तो 800 ml भर दिया। और ये जो 4 था इसका 4 × 12 यानी दोनों का मल्टीपल कराना है, सिंपल सी बात है। तो 200 का 4 से मल्टीपल कराएंगे 800 भर गया। और जो दूसरा है 300 वाला था, यानी आयतन जो है दूसरे से 300 ml एक साथ आप भर सकते हैं। तो 300 ml माप वाला बर्तन है, उससे आपने 4 बार डाल दिया, तो 300 ml वाले से 4 बार डाला तो 3 चौक 12, 1200 भर गया। अब 12 और 8 यानी 2000 कंप्लीट हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, पूरी तरह से सही हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन देखा आपने 7 और 2,
तो 7 का मतलब है कि 200 ml की जो बाल्टी है या 200 ml जो भर रहा है बर्तन, उसको 7 बार डाला तो 7 दूनी 1400 कंप्लीट हो गया, 1400 भर गया। उसके बाद जो है 300 ml वाला 2 बार डाला तो 3 दूनी 600। अब 14 और 6 यानी 1400 भी भर गया, 600 भर गया। अब 14 6 तो ये हो गया 2000 फुलफिल हो गया, यानी इससे भी पूरा बर्तन पूरी तरह से फुलफिल हो जाना। तीसरा ऑप्शन जैसे ही आपने उठाया 6 और 3, तो 6 से 200 ml भरा, तो 200 इंटू 6, 2 छंग 1200, 1200 भर गया। फिर 3 से 300 ml का एक बर्तन 3 बार डाला, 3 त्रिक का 900, तो 12 और 9 2100 भर जाएगा। हमको भरना कितना था 2000, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। और चौथा ऑप्शन इसी तरह से आप देखेंगे तो चौथा जो है वो 1 से 200 यानी 200 ml की एक बार डालनी है और 300 ml की 6 बार डालनी है, तो 300 इंटू 6, तो 36 18 और 2 2000, इससे भी पूरा बर्तन फुलफिल हो गया। क्वेश्चन आपके पास ये था, यहाँ पर आप देखें तो यानी किससे पूरी तरह से 2000 नहीं भरा, यहाँ पर 2100 भर रहा था, ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई और तीनों ऑप्शन से पूरी तरह से 2000 फुलफिल हो रहा था। इसी वे में क्रम में आप अपना दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा देखने को आपको, हो सकता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर संख्याएं दे दी गई कि 7.1 इंटू 3.85 जो है 85 और अपॉन में दे दिया गया 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान। अब अनुमानित संख्या लिखनी है, अनुमानित संख्या क्या हो जाएगी, तो 7.1 को लिख सकते हैं, यानी दशमलव के आगे बहुत छोटी संख्या है तो इसको हम अनुमानित रूप में 7 लिख के चलें। ये यूज़ करते हैं जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी ना हो तो आप क्या करते हैं अनुमानित मान के चल देते हैं। तो 7.1 को 7 लिख सकते हैं। 3.85 को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, कैसे, यानी दशमलव के आगे 5 से बड़ी संख्या तो हमने इसको लिख दिया 4, तो 3.85 को 4 लिख दिया। 9.09 था नीचे वाला तो इसको 9 लिख दिया, यानी अनुमानित आप क्या लिखेंगे 7 इंटू 4/9। ऑप्शन क्या है यहाँ पर अनुमानित, यानी अनुमान लगा करके जो एग्जैक्ट इसके निकट वाला हो वही होगा। तो 7 इंटू 4/9, तो 7 इंटू 4/9 किस में है, ए ऑप्शन में, यानी आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रिड से एक छोटा वर्ग इकाइयों के रूप में बटा है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। यानी यहाँ पर क्या कहा, एक जो छोटा वर्ग है वो 4 वर्ग इकाई का है। अब जैसे ही कहा 4 वर्ग इकाई का है, यानी इस छोटे से वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग दे रखा है, और जैसे ही वर्ग कहा यानी वर्ग इकाई मतलब क्षेत्रफल को दर्शाया गया, और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 4 जो है क्षेत्रफल है तो भुजा कितनी हो गई, वर्ग की भुजा हो गई 2, वर्ग की भुजा कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब वर्ग की भुजा 2 हो गई तो यहाँ पर कहा गया जो ये आयत है, ये जो आयत है इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस आयत के क्षेत्रफल में भुजा 2 थी वर्ग की, तो ये भुजा 2, ये भुजा 2 और ये भुजा 2 और ये भुजा 2, यानी इस पूरे आयत की लंबाई कितनी हो गई, इस पूरे आयत की लंबाई हो गई 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी आयत की लंबाई हो गई 8 और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई ये 2 और ये 2, यानी चौड़ाई 2 और 2 ये हो गई 4, तो चौड़ाई 4 हो गई, लंबाई हो गई 8, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल नहीं यहाँ पर परिमाप पूछा है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, छोटे छोटे सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब कि 2 लंबाई क्या है, लंबाई 8 हो गई, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी लंबाई 8 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई 2 2 4, यानी और 8 4। अब ब्रैकेट में चीज़ सॉल्व करनी है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, तो 8 4 12, तो 12 इंटू 2, तो 12 दूनी 24, तो यानी इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, इस आयत का क्षेत्रफल हो गया 24 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल नहीं यहाँ पर परिमाप चाहिए था, और परिमाप आपने देखा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई आपने देख ली 8 है, चौड़ाई 4 है, तो 8 4 12 दूनी 24, तो परिमाप कितना हो गया 24 इकाई। 24 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका। तो आप माध्यिका सॉल्व करने के लिए हालांकि सूत्र होता है कि विषम पदों के लिए जो माध्यिका हो, विषम पदों की जो माध्यिका, यानी अगर आपके पास 5 पद दे दिए जाएं और 5 पदों को माध्यिका सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र यानी सबसे पहले आरोही क्रम में लिख देना होता है, और आरोही क्रम यानी कह देते हैं कि छोटे से बड़े की ओर, और फिर उसके बाद आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे आप, जो अगर विषम पद हैं, विषम पद के लिए माध्यिका का सूत्र होता है विषम पद n प्लस, यानी मान लिया n पद हैं, n पद में अगर विषम पद है तो पदों के लिए n+1/2, 2वें पद का मान जो होता है वो माध्यिका होती है।
तो यहाँ पर अगर मान लिया 5 पद थे तो n पद क्या है, 5 पद हैं और उसमें से 1 जोड़ दें तो बटे 2, यानी 5 + 1 6 बटे 2, मतलब कि इसको काटा तो 2 × 6, यानी तीसरा पद जो है वही उसकी माध्यिका होगी। तो विषम पदों में आपको क्या करना है, विषम पदों में अब इसको इजीली सॉल्व करने के लिए मान लिया आपको कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन है वो आप, यानी सूत्र नहीं पता आपको, मान लिया तो आप सूत्र नहीं पता तो आप क्या करेंगे, 5 बार 75 लिख लें। आप 5 बार 75 लिख लें तो इसमें से मिडिल वाला क्या है, अब मिडिल वाला जो है इसमें से अगर तीसरा पद जो है वो मिडिल का है, 2 इधर से छोड़ दें 2 इधर से छोड़ दें, तो यहाँ पर माध्यिका यानी मध्य वाले में आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी 75। लेकिन ये केसेस में जो है सम पद आ जाते हैं, तो सम पद अगर मान लिया यहाँ 6 बार होता 75, अब 6 बार 75 होता तो आप क्या लिखते हैं, तो 6 बार 75 होता तो इसके लिए माध्यिका हो जाती n/2वें पद का मान, यानी 6 बटे 2 यानी तीसरा पद जो हो गया, और n/2 + 1वें पद का मान, तीसरे और चौथे पद का मान जो है वो जो हो जाता है, तीसरे और चौथे पद के मान जो है वो माध्यिका के लिए, और उसके बटे 2 हो जाता है, यानी तीसरे पद का मान 75, चौथे पद का मान 75 और बटे 2, तो ये हो जाता सम पदों की जब माध्यिका होती तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इजीली आपका यानी 3 पद यानी 5 पद हैं और सारे जो हैं वो 75 हैं, 5 विषयों में प्रत्येक में 75 पाए, तो 75 पाए सब में, तो माध्यिका भी क्या हो गई, बीच का पद भी क्या हो गया, वो 75 ही होगा। ठीक है, तो 75 ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ठोस को निम्नलिखित में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी एक ठोस है और ये आपको यहाँ पर दर्शा दिया गया कि ये ठोस है, अब इसको मोड़ करके क्या बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पर आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं 1 फलक, 2 फलक और 3 फलक। इन 3 फलकों को अगर खोलेंगे तो क्या आपको ऐसी आकृति प्रदान होगी, या ऐसी या ऐसी। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि इन फलकों को अगर खोला जाए तो यहाँ पर ये देखें एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की 1 फलक, 2 फलक और 3 फलक खोल दी गई। तो अगर इसको आप खोल दें 1 फलक, 2 फलक, तीसरी फलक, तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पर जो है इससे क्या प्राप्त किया जा सकता है, ठोस में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो किसको मोड़ करके, अगर इसको मोड़ा जाए तो इसको मोड़ करके ये आकृति जो है वो बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। इजिली आप देखकर कनेक्ट कर लें कि इसमें चारों त्रिभुज हैं और इसमें भी जो है अगर खोल दिया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज तो हो गए जो बंद किए गए ऊपर, यानी ऐसा लाइक जो है इजिली आप देख पा रहे होंगे जैसे तंबू आपने देखा होगा, तो दोनों तरफ से कवर, यानी 1 फलक, 2 फलक और नीचे वाली तीसरी फलक। उसके बाद जब तीनों खोल देंगे तो एक बीच का जो है सेंटर वाला जो बचा, तो यहाँ पर चारों फलके हैं, तो आप इससे आइडिया लगा लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाई चार्ट में लाल भाग भी है और सफ़ेद भाग भी है। तो लाल भाग अगर 40 है तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें तो अगर लाल भाग 40 दिखाई पड़ा तो लाल भाग 40 मतलब लाल भाग 1/2 था, यानी आधा सर्कल का मान कितना हो गया 40। लाल भाग 40 मतलब आधा 1/2 और आधा सर्कल का मान 40, तो पूरे सर्कल का मान कितना हो गया 80, यानी 1 = 80, यानी पूरा एक सर्कल जो है वो 80 के बराबर है। एक पूरा सर्कल कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। तो 80 के बराबर अगर पूरा सर्कल है तो पूछा किसका गया है, पूछा गया है सफ़ेद भाग का। तो 80 है टोटल और सफ़ेद भाग क्या है, सफ़ेद भाग है 1/8। तो 80 का 1/8 भाग कितना हो गया, 8 दाम 80, यानी सफ़ेद भाग कितना हो गया 10 हो गया। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। तो ठोस आकार का निरीक्षण करना है और उसको निरीक्षण करते हुए देखना कहाँ से, ऊपर से देखना है, यानी कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह को दर्शाता है। तो जैसे भी आप ऊपर से देखना जाए या पार्श्व देखा जाए, यानी अगर कहा जाए कि साइड से, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आप ये आपकी आंखें हैं मान लिया, और आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर खड़े हैं, आपको इधर आपने इस बिल्डिंग को देखा तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी, ये 2 भाग और ये भाग। यानी अगर आप यहाँ पर ये नहीं दिखाई पड़ेगा, ये कटा हुआ यहाँ से, यानी आप काफ़ी दूर खड़े हैं और आपको एक बिल्डिंग देखने को दी गई, तो आपको ये नहीं पता चलेगा, यहाँ इधर साइड से खड़े हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा, आपको ये 3 भाग कटे दिखाई पड़ेंगे। यानी ऊपर इधर साइड से देखने पर कैसा दिखाई पड़ेगा कि एक भाग ये है, एक भाग ये है और एक भाग ये है। तो यानी ये 3 भाग, ये 3 खड़ी बिल्डिंग जो है वो आपको यहाँ बाहर से दिखाई पड़ेगी। ठीक है, दूर से आपको। इसी तरह से ये तो हुई कि जो है
साइड से खड़े होते हैं। अगर यहाँ से इस सतह से यानी साइड से खड़े होते, अगर इस साइड से सतह इस जगह से व्यक्ति खड़ा होता तो उसको भी यही 3 भाग दिखाई पड़ते हैं। ये भाग दिखाई पड़ता है, ये भाग दिखाई पड़ता है और ये भाग, और इसको ये सारी चीज़ें जो है एक लेवल में दिखाई पड़ती। तो एक तरह से ये भाग दिखाई पड़ता है इधर से, तो इन दोनों तरफ से तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है इसको। लेकिन इसने क्या कहा, ठोस को ऊपर से देखें आप, ऊपरी सतह का दृश्य क्या है। तो इसका मतलब है आप खड़े होकर के किसी इससे भी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हैं या इसके टॉपू पे खड़े हैं। अब आपको आपकी आंख कहाँ पे है, आपकी आंख यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी आंख है। आपको ऊपर से क्या दिखाई पड़ेगा, एज लाइक आप एरोप्लेन से उड़ रहे हैं, आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा एक खाना यहाँ है, एक खाना यहाँ है, एक खाना यहाँ है और एक खाना यहाँ है। एक तरह से मतलब कह दें आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ दिखाई पड़ेगी, ये चीज़ दिखाई पड़ेगी। तो ये हो जाता है, ये इसको कहते हैं दृश्य क्षेत्र। और यानी आपको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से सिर्फ ये खाना दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, ये और ये, यानी आपको ये नहीं दिखाई पड़ेगा ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं, बराबर बैलेंस। इधर से देखेंगे तो इधर से सिर्फ 3 खड़ी खड़े जो है भाग दिखाई पड़ेंगे, और इधर से देखेंगे तो इधर से भी 3 खड़े खड़े भाग दिखाई पड़ेंगे। तो आई थिंक आप ये समझ गए कि ऊपरी सतह का दृश्य ये भाग दिखा, ये भाग, ये भाग और ये भाग। इसका ऑप्शन कहाँ पर हो जाएगा, यानी चारों खाने ऊपर से दिखाई पड़ेंगे बराबर में लेवल। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, 4 खाने ऊपर से दिखाई पड़ेंगे, तो 4 खाने किसमें है, 4th ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। तो किसकी लागत अधिक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाला 200 पैकेट। अब प्रत्येक पैकेट जो है प्रत्येक 250 रुपये प्रत्येक पैकेट, एक पैकेट का मूल्य दिया है, एक पैकेट का मूल्य दिया है 250 रुपये और टोटल पैकेट है 200। तो 250 इंटू 200 यानी कि 225 दूनी 50, 3 जीरो अलग से, यानी 50,000 पैकेट, यानी 50,000 हो गया रुपए। और उसके बाद इधर क्या है कि 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। अब एक चीज़ का मूल्य है 250 रुपये और खरीदनी कितनी है 20 दर्जन चीज़ें, एक दर्जन में 12 चीज़ें, यानी टोटल इधर वस्तु कितनी हो गई 12 दूनी 24, 240 चीज़ें। अब 240 चीज़ें और प्रत्येक पैसा, एक चीज़ का पैसा है 250 रुपये, तो 240 इंटू 250 ज़्यादा होगा कि 200 इंटू 250। तो आप देख रहे हैं 250 तो बराबर ही है, लेकिन इधर 240 चीज़ें खरीदनी, इधर 200 चीज़ें खरीदनी, किसके लिए पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 240 चीज़ों के लिए, यानी 250 रुपये की प्रत्येक चीज़, 240 चीज़ें हैं तो 240 चीज़ों के लिए पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा कंपैरेटिवली 200 पैकेट के अलावा, 200 पैकेट के लिए। तो यानी किसमें ज़्यादा पैसा, इसने क्वेश्चन पूछा था कि किसकी लागत अधिक है, तो केवल दूसरे की लागत जो है अधिक है, यानी दूसरा कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर भी नहीं है, यहाँ पर गणना नहीं की जा सकती, ये भी नहीं कह सकते। तो यानी दूसरा जो है वो दूसरे की लागत अधिक है, केवल दो, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम संख्यक पदों का योग है। तो सम संख्यक पदों यानी 2 सम मतलब 2 4 6, इस तरह से सम मतलब होता है जोड़। अब जोड़ करना है, संख्यक पदों का जोड़ है, योग करना है। अब योग करना है इनका सबका, और 2 का योग किया जैसे ही तो +1 -1 कैंसिल आउट, फिर इस 2 का सम, जो 2 पद हैं इनका सम किया तो इसका भी जो है एडिशन 0 हुआ। और इसी तरह से आप देखेंगे +1 -1 0, +1 -1 0, +1 -1 0, इन सब का योग जो है वो क्या हो जाएगा, इन सब का योग जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे क्या सीखते हैं, इस पर किसका जो है इसके आकलन का ध्यान जो है किस पर नहीं होना चाहिए। तो किस पर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन है आपके पास गणितीय भाषा का विकास कैसे हो रहा, गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास या गणितीय अवधारणाओं को समझ। तो छोटा बच्चा है और वो सीख रहा है गणित को, तो आपका ध्यान जो है किस चीज़ पर नहीं होना चाहिए। तो जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, तो प्राथमिक कक्षा के बच्चों पर ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो जितने भी उसने जो भी सवाल लगाया वो सही ही लगाए, यानी सटीकता को आप बहुत ज़्यादा सटीकता पर जोर नहीं देंगे। हालांकि उसने प्रयास तो किया वो चीज़, यानी प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, दोबारा सॉल्व करेगा, हल यानी आप कुछ गाइड कर देंगे तब सॉल्व कर पाएगा। लेकिन ये आप कहें कि आपने 2 बार समझा दिया और वो जो है प्राइमरी का बच्चा वो बिल्कुल सही ही सॉल्व करे, ये चीज़ नहीं जो है, ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। तो किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए,
चाहिए, इस यानी गणित की समस्याओं का जवाब देने की सटीकता, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आपको ऐसे टैग वर्ड्स यहाँ पर यानी ऐसे जो है क्वेश्चंस को पकड़ना है कि आपको लगेगा कि सटीकता तो होनी चाहिए गणित में, लेकिन प्राइमरी लेवल के बच्चों को सॉल्व कराना है। अब प्राइमरी के लिए हम सटीकता पर अगर जोर देंगे तो वो बच्चा आगे सवाल कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर बच्चा कैसा भी करे, कुछ भी करे, आपको छूट देनी है कि करो तो कुछ तो करो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा है। अब गणित की अवधारणा को बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में किस यानी निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम, अब पहले आप क्या कराएंगे, कौन सा जो है अनुक्रम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे चित्र बनाना, यानी गणित की अवधारणा सिखाना है। अब गणित की अवधारणा के लिए आपके पास ऑप्शन है चित्र बनाना यानी ड्राइंग पिक्चर्स बनाना, या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना यूजिंग सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, या अनुभव प्रदान करना प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, या भाषा के माध्यम से समझाना स्पेलिंग थ्रू जो है एक्सप्लेन करना थ्रू लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन करना। अब ऑप्शन भी कैसे हैं कि यहाँ पर क्रम लगाना है कि पहले आप क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उसके बाद कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे। अब गणित की अवधारणा एक बच्चे को सिखानी है, ये माइंड में रखना है। अब गणित की अवधारणा किसी बच्चे को सिखानी है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो यानी जैसे जीन पियाजे कह रहे थे कि बच्चा हेरिडिटी अनुवांशिकता से सीखता है, अनुवांशिकता से सीखता है। दूसरी चीज़ में वो कहाँ से सीखेगा, तो अनुवांशिकता के बाद जस्ट वो अनुभव से सीख रहा था, अनुभव के बाद वो सामाजिक परिवेश से सीख रहा था, उसके बाद जो है वो जो है कन्फ्यूजन टू क्लियरिटी प्रतिबिंबितता की ओर जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुवांशिकता के बाद सबसे पहली प्राथमिकता जो दी जाती है वो अनुभव को दी जाती है। तो सबसे पहले बच्चा अनुभव से सीखेगा, यानी जो भी चीज़ें वो सीख रहा समाज में आकर के, परिवेश में आकर के, वातावरण में, तो वो अनुभव से सीख रहा। तो यानी अनुभव प्रदान करना सबसे पहले प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपने एक वर्ड पकड़ लिया कि अनुभव सबसे पहले दिया जाएगा तो तीसरा वर्ड सबसे पहले होना चाहिए। तो तीसरे से स्टार्टिंग किस सेंटेंस की है, तो यहाँ पर दो सेंटेंस जो है वो तीसरे से स्टार्ट है, तीसरा और तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे अनुभव तो आपने दे दिया, अब क्या करेंगे, ड्राइंग पिक्चर्स बनवाना सिखाएंगे, या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, या भाषा के माध्यम से जो है भाषा के माध्यम से समझाना। तो सबसे पहले बच्चे को अनुभव हो गया। दूसरी चीज़ जो बच्चा जो है यानी अब बच्चों को आप भाषा प्रियोरिटी देंगे, भाषा यानी जिस भाषा में वो समझ सकता है उस भाषा में आप समझाएंगे। जैसे भी यानी मातृभाषा में समझ सकता है मातृभाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में समझ सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दूसरी यानी अनुभव उसने सीख लिया, दूसरी जो है प्राथमिकता उसकी भाषा को, तो भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो तीसरे के बाद चौथा होना चाहिए, तो तीसरे के बाद चौथा यहाँ पर भी है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना और चित्र बनाना। तो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना और चित्र बनाना, तो जैसे ही आपने अनुभव के द्वारा बच्चे ने सीखा, फिर उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा गणित अवधारणा के लिए। फिर तीसरी चीज़ जो होगी, तो तीसरी चीज़ में वो चित्र बनाएगा, ड्राइंग जो है तीसरी चीज़ के लिए वो ड्राइंग पिक्चर्स करेगा। एंड चौथी चीज़ के लिए क्या करेगा, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग यूजिंग सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबलिक के बारे में जेरोम ब्रूनर कहते हैं, और सिंबलिक बच्चा तब बनाएगा जब उसको सारी अवधारणा स्पष्ट होगी, यानी उसको पता है कि जैसे जो है जोड़ कैसे करना है। मान लिया आप बच्चों को बॉक्स के थ्रू जो जोड़ सिखा रहे थे कि ये बॉक्स इनको ऐड कर दो, जोड़ हो गया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो रहा, अब उसको कहा कि आपने 3 में 2 जोड़े, तो वो 3 में अब अलग अलग बॉक्स बनाकर नहीं जोड़ेगा, अब तुरंत वो 3 में 2 जोड़ करके 5 लिख देगा, सिंबलिक फॉर्म में लिख देगा। तो सिंबलिक लास्ट में आ रहा है, तो यानी सिंबलिक जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो सिंबल फॉर्म में यूज़ करने लगेगा। तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कब होगा, जब प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग कब करेगा, लास्ट में। यानी यहाँ पर फिगर से पहले सीख रहा है, फिर उसके बाद यानी छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा अनुभव से सीखा पहले, फिर भाषा के माध्यम से आपने सिखाने का प्रयास किया कुछ, तो 2 चीज़ें हो गई। फिर तीसरी चीज़ में वो चित्र बना करके हर चीज़ सीख रहा है। चाहे आप कुछ भी देखें, छोटे बच्चों में कितने फिगर होते हैं उनकी बुकों में, तो चित्र बना के सीख लिया। चौथे में वो सिंबल फॉर्म में सीखने लगेगा। तो अब आप इसको इजीली कनेक्ट कर गए होंगे, तीसरा चौथा एक और पहला और दूसरा, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। अब दो संख्याएं यानी उसने 83 में 27 घटा दिया, उसने लिख दिया 64, जो कि गलत किया है। अब आपने इस क्वेश्चन को देखा एज अ लाइक आप प्राइमरी में पढ़ाने गए और आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आप ये तो समझ गए इसको घटाना आता है, लेकिन इसने घटाया क्या गलत है। इसने घटाया है कि बड़े में से इसको छोटा घटाना आता है बस, यानी 7 में 3 उसने घटा दिया 4 आ गया और 8 में 2 घटा दिया 6 आ गया। तो इसने गलत कर दिया, लेकिन इसको जो है संख्याएं घटाना आती है, एक एक संख्या को घटा पा रहा है और बड़े में छोटा, बस इसको ये पता है कि बड़े में छोटा घटा दे रहा। तो यानी अब इसके घटाओ आपने देखा, इसका घटाओ तो इससे सीखने का बोध कराता है। यानी अब इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि बच्चा जो है वो उसके सीखने की जो है थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बोध करा रहा है ये कि ये बच्चा जो है नहीं जानता कैसे घटाना है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बच्चा है वो नहीं जानता है कि कैसे घटाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चा घटाना जान रहा है, एक संख्या को घटा पा रहा है वो बड़े में से छोटे को, तो घटाना जान रहा है। फिर दूसरा, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। अगर 2 अंकों वाले संख्याओं को घटा लेता तो यहाँ पर वो सही करता, ना कि गलत। दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, जैसे ही पढ़ा कि यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो जो बच्चे हैं यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास के द्वारा, तो जैसे ही बच्चा गलत यहाँ पर घटाना कर रहा था, तो जैसे आप उसको सही मेथड नहीं बताएंगे तो वो बार बार अभ्यास करेगा और बार बार यही गलती करेगा, तो यहाँ से भी वो गलती नहीं सुधार पाएगा। लेकिन चौथा जब आप देखेंगे तो बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में जो स्थानीय मान है उसके बारे में गलत धारणा है। तो स्थानीय मान के बारे में उसको गलत धारणा है और इसीलिए वो गलत घटा रहा है। यानी इकाई में से इकाई अंक पहले घटाना है, लेकिन ऊपर से जैसे जो संख्या बड़ी है उसी में से उसको घटाना है। तो इसमें से इस संख्या इस इकाई में से यही घटाना है और नहीं घट रहा तो इसको दहाई से जो है दाई संख्या से कैरी ले लेना है। तो ये चीज़ उसको बतानी पड़ेगी यहाँ पर। तो बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चौथा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, यानी ये क्वेश्चन था और आप अब देख लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो अधिगम मतलब सीखना और आकलन करना किसी चीज़ का। तो अधिगम और आकलन के लिए कौन से जो है इसके बाद आपको इस तरह से आपको ऑप्शन दिया गया है कि क्रमबद्ध लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षक अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करना। तो अधिगम है मतलब सीखेगा भी और आकलन करेगा बच्चा, इसमें क्रमबद्धता लगानी है। क्रमबद्धता, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। तो योजना आकलन करना, अधिगम करना है और आकलन करना है, उसके लिए ये योजना बनाना और संगठन करना। प्रगति रिपोर्ट का विकास करना। और चौथा है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। तो प्रतिपुष्टि रिपोर्टिंग और उसका संचार, तो इसमें क्रमबद्धता लगाना। तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पर जस्ट इंग्लिश वाला आप देख लिया करें इसमें। तो इसमें अधिगम और आकलन के लिए सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सीखना भी है और उसके जो उसने सीखा है उसका आकलन करना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चा जो है वो प्लानिंग कर रहा होगा। तो प्लानिंग करेगा और उसको ऑर्गेनाइज करने की फॉर्म करेगा। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड जो है असेसमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उनका संगठन। तो किसी भी जो है सीखने के लिए, आकलन के लिए, उस चक्र को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले जो है योजना बनानी पड़ेगी। तो योजना बनाना पड़ेगा, यानी दूसरा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी दूसरे को। योजना बनाई, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं एटलीस्ट सबसे पहले योजना बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो योजना बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें कुछ सीखेंगे या टीचिंग लर्निंग जो है इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, यानी एकीकृत आकलन करेंगे शिक्षण अधिगम के साथ। यानी क्या क्या सीख रहे हैं तो अपने सीखने के साथ साथ उसमें आकलन करेंगे। और आकलन करने के साथ यानी दूसरे के साथ, दूसरे के बाद क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए। पहले के बाद प्रगति रिपोर्ट विकसित करना, यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट कितनी हुई। या फिर चौथा कि बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट और उसका संचार करना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यानी तीसरा दिया आपने प्रायोरिटी, फिर यानी दूसरा दिया प्रायोरिटी, दूसरे के बाद पहला, और दूसरे के बाद पहले के बाद आपने पढ़ा कि प्रगति रिपोर्ट विकसित करना, और चौथा है बच्चे के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि। तो जब पहले प्रगति की रिपोर्ट बना दी जाएगी तब उसके बाद फीडबैक लिया जाएगा। तो प्रगति की जब यानी यहाँ पर प्रगति हो गया वर्डिंग, तो प्रगति की प्रतिपुष्टि बाद में आएगी ना, फीडबैक बाद में आएगा। तो तीसरे के बाद चौथा ऑप्शन आएगा, यानी कह सकते हैं दूसरा, फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आया तीसरा उसके बाद आया चौथा। तो यानी दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, और दूसरे के बाद आपने देखा पहला, तो दूसरा और पहला यानी फोर्थ ऑप्शन में।
दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों की जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? तो आप देखते हैं जो रोमन संख्याएं उनका प्रयोग जो है नहीं करते हम लोग, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो क्यों नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, तो कोई चीज़ कठिन होगी उसलिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ये कहना गलत है। तो नहीं किया जाता क्यों? क्योंकि याद करना मुश्किल है इसलिए नहीं। फिर याद तो वैसे भी नहीं कराएंगे, लेकिन याद करना मुश्किल है इस चीज़ के लिए नहीं। तो अब हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ना करिएगा कि याद करना टैग जो है टैग वर्ड मिल गया नेगेटिव और उसको नहीं में तुरंत कर दिया। तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़े आप, रोमन अंकों का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा? तो रोमन अंक याद करना मुश्किल है इसलिए नहीं। फिर नेक्स्ट, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। तो जटिल हो या जो है आसान हो या मुश्किल हो, उसके लिए हम कोई चीज़ इसको देख करके कि नहीं ये चीज़ कठिन है इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट आप देखेंगे, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो हो सकता है हो जाते हो, लेकिन यहाँ पर आपको रोमन अंक क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं आप, संख्याओं में यूज़ नहीं कराना है, इस सेंटेंस पर जोर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं कि जो रोमन अंक हैं वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, तो ये बात बिल्कुल मैथमेटिकल दृष्टि से सही हो जाती है कि जो रोमन अंक हैं वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते। यानी रोमन अंकों में आप देखते हैं 500 के लिए जो है एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा जाएगा, 100 के लिए अलग लिखा जाएगा, 10 के लिए जैसे जो वर्ड लिखा जाता वही लिखा जाता। अब मान लिया कि C 100 को दर्शाता तो 100 के लिए C होगा, L 500 को दर्शाता तो 500 के लिए L स्पेसिफिक लिखा जा रहा। तो वहाँ पर कोई स्थानीय मान का कोई भी स्थानीय मान जो है कोई महत्व नहीं दिया जा रहा या स्थानीय मान नहीं होते, तो इससे बच्चे जो हैं थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रोमन अंक जो है वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है और मैथ का पेपर सॉल्व करते हुए मैथमेटिकल आपको प्रोस्पेक्टिव से सोचना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैथ का, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब अपने शब्दों में शिक्षक जो है वो समझाना चाहता है बच्चों को उनके परिवेश में जो भी मौजूद भौतिक गुण हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? अब यानी शिक्षक क्या दर्शाना चाहता है? तो सबसे पहले बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वो डंब सारांश खेलने का आनंद लेते हैं। तो डंब सारांश खेलने का आनंद लेते हैं, उस भाषा में बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ टीचर जो है वो पर्यावरण से सिखाना चाह रहा है, जैसे वो NCF को फॉलो कर रहा है 2005 जो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, कि बच्चों को जो ज्ञान दिया जाए वो बाहरी परिवेश से जोड़ कर दिया जाए। तो इसलिए कि वो डंब सारांश खेलने में आनंद लेते हैं इसलिए सिखा रहा है टीचर, या फिर या बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। तो जहाँ पे भी अब आप देखें कि अवसर देता है और यानी अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहनता बनाता है। तो अब यहाँ पे अवसर जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स, और जहाँ पे भी आपने अभी 2 ही पेपर सॉल्व किए CDP और जो है मैथ, इसमें ही आपने देख लिया जो अवसर है या बच्चों को प्राथमिकता देने की बात हो जाती है कि बच्चे जो है यानी उनको जो है सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, अवसर दिया जाए, बातचीत का जो है अवसर दिया जाए। तो यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा विकास करते हैं। तो जैसे ही ये बात पढ़ी आपने तुरंत इसको सही वर्ड में जो है टैकल कर लिया। तो इस तरह से ये जो है ये मैथ सॉल्व हो जाती है और इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। तो आप ये तो पहला पेपर है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पेपर देखते हैं तो आप इजीली इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे कि अवसर देना या दोनों में, या जो बच्चे हैं उनको बातचीत करने का या ग्रुप में कार्य कराने का अवसर देना, तो इससे बच्चों का विकास जो है वो ज़्यादा होता है। ये पॉजिटिव, एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस को दर्शाते हैं। तो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।